हेलो एवरीवन, आज हम जीओसी का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं एरोमेटिक नेचर से। तो एरोमेटिक नेचर में एरोमेटिक नेचर हम चेक किससे करते हैं? एक साइंटिस्ट के ऊपर इसका नाम था हक्कल रूल। तो हक्कल रूल से हम चेक करते हैं कि किसी कंपाउंड में एरोमेटिक नेचर होता है या नहीं होता। एरोमेटिक की क्या क्या कंडीशंस होती हैं कि वो जो कंपाउंड हमें दिया हुआ है वो साइक्लिक होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद वो प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर कैसे देखेंगे? फॉर एग्जांपल ये हमें बेंजीन रिंग दी हुई है, ये हमें बेंजीन रिंग दी हुई है। तो इसका जो हर एक कार्बन है वो sp2 है, यानी सेम प्लेन में है। तो हम बोलेंगे कि उसको वो प्लेनर है। तो साइक्लिक है, प्लेनर होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन्स उसके हम काउंट करेंगे और वो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर क्या होना चाहिए? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इसमें वो फिट होना चाहिए। जो इसके इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है, जैसे इसके इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है, वो इस फॉर्मूला में फिट होने चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, अगर n=0 है, n=0 तो 4n+2 यानी 0+2 यानी 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स एक पेयर किससे बनता है? 2 इलेक्ट्रॉन्स को मिल के बनता है, तो यानी 1 पेयर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। दूसरा, अगर n=1 है तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 4+2 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन मतलब पेयर्स कितने हो गए? 3 हो गए, तो यानी 3 पेयर इलेक्ट्रॉन्स। तीसरा है n=2 अप्लाई करके देखते हैं यहाँ पे, 4n+2 यानी 4 2 8, 8+2 10 यानी 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। 10 इलेक्ट्रॉन्स मतलब कि पेयर कितने होंगे? 5, यानी 5 पेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो, वैसे तो हमें इसमें अप्लाई करके देखना है, लेकिन ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा, तो हम सिंपल देख लेंगे। 1 पेयर होगा, 3 पेयर होगा या 5 पेयर होगा, एंड सो ऑन, 7 पेयर, 9 पेयर, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर ऑड होने चाहिए। सिंपल सा याद रखना। देखो, अगर थ्योरी में लिखना है तो ये सब लिखना पड़ेगा, लेकिन अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो सिंपल इजीली सॉल्व करो जल्दी से कि इलेक्ट्रॉन पेयर ऑड होना चाहिए। 3 चीज़ें चेक करेंगे, साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए और इलेक्ट्रॉन पेयर ऑड होना चाहिए। एक और चीज़ चेक करेंगे कि कंजुगेशन भी वहाँ होना चाहिए, वो डबल सिंगल डबल सिंगल। अगर कंजुगेशन ही नहीं है तो आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो साइक्लिक, प्लेनर, कंजुगेशन और इलेक्ट्रॉन पेयर ऑड होने चाहिए, तो हम बोलेंगे कि वो एरोमेटिक नेचर शो करता है। तो ये हो गया एरोमेटिक का। अगला है एंटी एरोमेटिक नेचर। एंटी एरोमेटिक नेचर में साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, कंजुगेशन होना चाहिए। और फोर्थ क्या है उसमें? क्या था एरोमेटिक में? था 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 4n+2। ये किस में था? एरोमेटिक में। लेकिन एंटी एरोमेटिक में इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए? 4n पाई। कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो बस इतना सा फ़र्क है, उसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स था और एंटी एरोमेटिक में कितने होने चाहिए? 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। देखो अब 4n पाई, 4n पाई, इसमें अप्लाई करके देखो। n=0 है तो 0 इलेक्ट्रॉन्स, तो उसको तो देखेंगे नहीं। 0 इलेक्ट्रॉन है तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ना। अगर n=1 है तो यानी 4 इलेक्ट्रॉन्स। 4 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब पेयर कितना हो गया? 2 पेयर हो गए। अगर 8 पाई इलेक्ट्रॉन है तो कितने पेयर हो गए? 4 पेयर हो गए। यहाँ कितने पेयर हो गए? 4 पेयर। यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पेयर 2 4 6 8 10, यानी कि इलेक्ट्रॉन के पेयर कैसे होने चाहिए? इवन होने चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर ऑड है तो एरोमेटिक, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर इवन है तो एंटी एरोमेटिक। वो 3 कंडीशन तो देखनी ही देखनी है, साइक्लिक, प्लेनर और कंजुगेशन। उसके बाद देखेंगे कि अगर इलेक्ट्रॉन पेयर ऑड है तो एरोमेटिक, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर इवन है तो एंटी एरोमेटिक। आगे देखो, जो ना तो एरोमेटिक हो और ना ही एंटी एरोमेटिक हो, वो किस में आ जाएंगे? नॉन एरोमेटिक में आ जाएंगे। दोज विच आर नेदर एरोमेटिक नॉर एंटी एरोमेटिक आर कंसीडर्ड एज नॉन एरोमेटिक। स्टेबिलिटी का ऑर्डर याद होना चाहिए। एरोमेटिक इज मोर स्टेबल देन नॉन एरोमेटिक, और लास्ट में कौन सा आता है? एंटी एरोमेटिक। ये याद रखना, एरोमेटिक सबसे स्टेबल होता है, उसके बाद नॉन एरोमेटिक, और सबसे लास्ट में स्टेबिलिटी किसकी आती है? एंटी एरोमेटिक की। एक है क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स। क्वासी मतलब झूठा, यानी ये पहले क्या करेंगे? आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट होंगे और तब वो ये एरोमेटिसिटी शो करेंगे। देखो, ये तो एरोमेटिक नहीं है क्योंकि यहाँ पे ये sp2 है, ये वाला sp3 है, ये वाला sp3 है, तो यहाँ पे तो प्लेनर ही नहीं है ये एटम्स। इसमें होंगे
तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद ये एरोमेटिसिटी शो करेगा। तो उसको बोलेंगे, मतलब जब कोई चीज़ आयनिक फॉर्म में, सिंपल याद रखो कि जब कोई चीज़ आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट होकर एरोमेटिसिटी शो कर रही है तो उसको हम बोलेंगे आयनिक एरोमेटिक कंपाउंड्स, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ये है ये फ्लोरीन जुड़ा हुआ है इसके ऊपर, तो SbF6। तो जब ये रिएक्शन करेंगे तो SbF6 माइनस हो जाएगा और इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा जहाँ पे फ्लोरीन जुड़ा था। तो कार्बोकेटायन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है तो ये भी sp2, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है ये भी sp2, तो तीनों ही कार्बन यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गए। तो यानी ये प्लेनर भी हैं, साइक्लिक तो है ही है, और कंजुगेशन भी है, साइक्लिक प्लेनर कंजुगेशन। इलेक्ट्रॉन पेयर 1 है, ये 1 हो गया ना, पाई इलेक्ट्रॉन्स का पेयर 1, तो यानी ऑड है, तो यानी कि ये एरोमेटिसिटी शो कर रहा है। लेकिन यहाँ पे नहीं शो कर रखा था, कब शो कर रहा है? रिएक्शन करने के बाद, आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद। तो इसलिए हम इसको आयनिक एरोमेटिक कंपाउंड बोलेंगे, या फिर हम बोलेंगे इसको क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स। सॉरी, ये पॉजिटिव चार्ज OH पर नहीं आएगा, कार्बन के ऊपर आएगा। कार्बन के ऊपर आएगा तो ये कार्बन भी sp2 और डबल बॉन्डेड भी sp2, डबल बॉन्डेड भी sp2, तो तीनों ही sp2 है, यानी तीनों ही प्लेनर है। साइक्लिक भी है यहाँ पे, कंजुगेशन भी है, तो एरोमेटिसिटी यहाँ पे शो होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर 1 है। OH पे प्लस नहीं आएगा, सॉरी, वो प्लस कहाँ पे आएंगे? कार्बन पे आएगा प्लस। अब क्वेश्चंस कुछ सॉल्व करके देखते हैं एरोमेटिसिटी के ऊपर। तो जैसे ये हमें दिया हुआ है ये वाला, तो देखो ये sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, तीनों सेम प्लेन में है तो प्लेनर तो है। साइक्लिक तो दिख ही रहा है, साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, कंजुगेशन भी है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं, पाई इलेक्ट्रॉन्स पेयर, पाई इलेक्ट्रॉन का पेयर कितने हैं? 1 है, तो यानी ऑड है, ऑड है यानी कि एरोमेटिक है। कौन सा होगा ये? एरोमेटिक। आगे देखो, अब यहाँ पे फिर से साइक्लिक है, प्लेनर भी है, कंजुगेशन भी है, इलेक्ट्रॉन पेयर 2 हो जाएंगे, 1 2, पाई इलेक्ट्रॉन पेयर 2 हो जाएंगे, तो यानी ये क्या है? इवन है। इवन है तो कौन सा बोलेंगे हम इसको? एंटी एरोमेटिक बोलेंगे। अगला देखो, साइक्लिक है, कंजुगेशन भी है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, कंजुगेशन भी है, साइक्लिक भी है, कंजुगेशन है, प्लेनर भी है, चारों कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं? एक ये वाला और एक ये वाला, पाई इलेक्ट्रॉन पेयर। तो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं? इवन है, 2 है, तो इसका मतलब इवन है तो मतलब एंटी एरोमेटिक है। अगला देखो ये साइक्लिक है, प्लेनर भी है, कंजुगेशन भी होगा यहाँ पर। ये कंजुगेशन होता है ना, हमने कंजुगेशन की कंडीशंस लास्ट वीडियो में पढ़ी थी, अगर आपको नहीं पता तो आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं जाके। जैसे ये डबल, सिंगल और लोन पेयर, तो ये कंजुगेशन में आएंगे। प्लेनर भी है और साइक्लिक भी है। इलेक्ट्रॉन पेयर कितने? 1 2, पाई इलेक्ट्रॉन पेयर्स तो 2 हैं, यानी इवन है, तो यानी क्या होगा? ये एंटी एरोमेटिक होगा। अब इसमें देखो, अगले में साइक्लिक तो है, प्लेनर साइक्लिक है, लेकिन इसमें इस वाले की बात कर रहे हैं हम। इसमें देखो, इसमें तो कंजुगेशन ही नहीं है, कंजुगेशन नहीं है तो ये ना तो एरोमेटिक होगा ना ही एंटी एरोमेटिक होगा, तो हम इसको बोलेंगे सिंपल क्या है? नॉन एरोमेटिक है। तो ये वाला कैसा होगा? ये वाला नॉन एरोमेटिक होगा। ये जो ये इसका नहीं है, ये लिखा हुआ, तो इसका ये लिखा हुआ है इस वाले का कि इसमें कंजुगेशन नहीं है तो इसमें एरोमेटिसिटी भी नहीं होगी। इसका ये लिखा हुआ है, इसमें क्या होगा? देखो, साइक्लिक भी है, साइक्लिक है, उसके बाद क्या है? क्या देखना है हमें? प्लेनर, तो प्लेनर भी है यहाँ पे। उसके बाद हमें क्या देखनी है? कंजुगेशन, कंजुगेशन भी है यहाँ पे। डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल लोन पेयर, सिंगल लोन पेयर, सिंगल डबल, तो कंजुगेशन भी है। इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हैं? 1 2 और ये 3, पाई इलेक्ट्रॉन पेयर्स 3 हो गए। कितने हो गए? 3, यानी कि ये क्या है? ऑड है, ऑड है तो ये क्या हो जाएगा? एरोमेटिक हो जाएगा। आगे देखो, साइक्लिक है, प्लेनर भी है, कंजुगेशन भी है, इलेक्ट्रॉन पेयर, पाई इलेक्ट्रॉन पेयर कितना है? 1 है, 1 है यानी कि ऑड है, ऑड है मतलब कि एरोमेटिक होगा ये। अगला देखो, साइक्लिक है,
लेकिन इसमें कंजुगेशन नहीं है। कंजुगेशन नहीं है तो इसमें ना तो एरोमेटिक होगा ना ही एंटी एरोमेटिक होगा। ये क्या होगा? नॉन एरोमेटिक। ये लिखा हुआ है इसका, नॉन एरोमेटिक, नो कंजुगेशन। इसमें देखो साइक्लिक है, प्लेनर है, कंजुगेशन है, इलेक्ट्रॉन पेयर 1 2 3, पाई इलेक्ट्रॉन पेयर 3 है यानी ऑड है। ऑड है यानी कि ये क्या होगा? एरोमेटिक होगा। नेक्स्ट देखो, ये वैसे तो शो नहीं करेगा, ये तो हम इसको आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। प्लस यहाँ पे भी प्लस आ गया तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड रहता है, ये डबल बॉन्ड आएगा यहाँ पे। तो इलेक्ट्रॉन पेयर ऑड है, 1 है, या तो एरोमेटिक होगा। साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, कंजुगेशन भी है, इलेक्ट्रॉन पेयर 1 ऑड है तो ये क्या होगा? एरोमेटिक होगा। आगे नेक्स्ट एग्जांपल देखो, इसमें तो कंजुगेशन ही नहीं है। देखो ऐसा हो गया ना, डबल सिंगल सिंगल, 2 बार सिंगल एक साथ आ गए तो नो कंजुगेशन, तो यानी कि नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। अगला, ये साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, कंजुगेशन भी है, इलेक्ट्रॉन पेयर पाई इलेक्ट्रॉन पेयर 2 हो जाएंगे। 2 यानी इवन, इवन है तो ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। अगला देखो, ये थोड़ा स्पेशल केस है। यहाँ पे बोरोन के ऊपर पास वैकेंट p ऑर्बिटल है तो ये sp2 हाइब्रिडाइज शो करेगा। sp2 हाइब्रिडाइज शो करेगा। तो इसके कारण यहाँ पे कंजुगेशन भी शो हो जाएगी, वरना तो दोनों सिंगल बॉन्ड एक साथ आ जाते तो कंजुगेशन नहीं होता। लेकिन यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल है तो इसके कारण हम बोलेंगे कि कंजुगेशन है। यहाँ पे साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, कंजुगेशन भी है। इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हो जाएंगे? 1 और 1 2 2 हो गए यानी इवन हो गए, इवन हो गए तो ये कैसा हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक। ऐसे स्पेशल केसेस को थोड़ा ध्यान रखना। बाकी तो ईजी है, देख के भी सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो तो इसको रिमेंबर। अब एक चीज़ देखना, साइक्लिक है ये, प्लेनर भी है, कंजुगेशन भी है। इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं? पाई इलेक्ट्रॉन पेयर 1 2 3, 3 यानी ऑड है यानी कि एरोमेटिक नेचर है ये भी बता दिया यहाँ पे डीलोकलाइज्ड है ये, क्योंकि रेजोनेंस में पार्ट लेगा ना तो ये डीलोकलाइज्ड है। अगला देखो, अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, एक तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा तो वो तो डीलोकलाइज हो जाएगा। दूसरा क्या है? लोकलाइज। लोकलाइज रेजोनेंस में पार्ट नहीं करता तो उसको हम काउंट भी नहीं करते पाई इलेक्ट्रॉन्स में। मतलब जब ये एरोमेटिसिटी चेक करते हैं ना तो लोकलाइज वाले को काउंट नहीं करेंगे हम। तो ये साइक्लिक है, प्लेनर भी है, इसमें कंजुगेशन भी है। इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं? 1 2, सिर्फ डीलोकलाइज वाले पेयर को काउंट करना, तो 1 2 3, 3 ऑड है तो ये एरोमेटिक भी है। अगला देखो, सिंगल सिंगल 2 एक साथ आ गए तो यानी इसमें कंजुगेशन ही नहीं है। कंजुगेशन नहीं है तो ना तो एरोमेटिक होगा ना ही एंटी एरोमेटिक होगा। इसको हम क्या बोलेंगे कि ये कैसा है? नॉन एरोमेटिक है। कैसा है? नॉन एरोमेटिक। क्यों? क्योंकि कंजुगेशन नहीं है यहाँ पर। अगला टॉपिक है हमारा रेजोनेंस की ही हम एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं अभी। तो रेजोनेंस एनर्जी, डीलोकलाइजेशन एनर्जी बोलते हैं इसको, क्योंकि रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन्स का ही तो डीलोकलाइजेशन होता है ना। तो रेजोनेंस एनर्जी, डीलोकलाइजेशन एनर्जी, स्टेबलाइजेशन एनर्जी भी बोल सकते हैं, या लॉस्ट एनर्जी, क्योंकि उस टाइम कुछ एनर्जी जो रिलीज़ हो रही है उसी को हम बोलेंगे ना। तो लॉस्ट एनर्जी नाम से ही पता चल रहा है। तो देखो, जितना ज़्यादा रेजोनेंस होगा उतनी ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी रिलीज़ होएगी। एनर्जी रिलीज़ होगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। क्या बोल रही हूँ मैं? जितना ज़्यादा रेजोनेंस बढ़ेगा उतनी ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी रिलीज़ होएगी और उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये एरोमेटिक इज़ मोर स्टेबल, अभी देखा था ना, स्टेबिलिटी का ऑर्डर देख रहे हैं। तो एरोमेटिक इज़ मोर स्टेबल देन नॉन एरोमेटिक, और नॉन एरोमेटिक ज़्यादा स्टेबल होगा एंटी एरोमेटिक से। दूसरी चीज़, एरोमेटिक के बाद किसकी आती है स्टेबिलिटी ऑर्डर? इक्विवेलेंट रेजोनेंस। इक्विवेलेंट रेजोनेंस मतलब अगर हम किसी कंपाउंड के 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं तो उन दोनों को देखो ध्यान से, अगर पहले भी ऑक्सीजन पे ही नेगेटिव चार्ज था, बाद में भी, मतलब जो चार्ज था वो सेम एटम्स पे आ रहा है, अभी भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो हम उसको बोलेंगे इक्विवेलेंट रेजोनेंस। हमने पहले उसको देखा भी है कैसा होता है वो। तो आगे थर्ड है मोर रेजोनेंस मोर एनर्जी। जितनी ज़्यादा रेजोनेंस होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। चौथा है यहाँ पे कंजुगेशन लिखना है। तो जो अगर लीनियर कंजुगेशन है, एक है क्रॉस कंजुगेशन, तो लीनियर कंजुगेशन इज़ मोर स्टेबल देन क्रॉस कंजुगेशन। तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपको याद रखना है। फर्स्ट तो हम देखेंगे एरोमेटिसिटी। अगर एरोमेटिसिटी है तो वो सबसे स्टेबल होगी, एरोमेटिक, देन नॉन एरोमेटिक, और उसके बाद एंटी एरोमेटिक। दूसरी चीज़ हम देखेंगे इक्विवेलेंट रेजोनेंस। अगर इक्विवेलेंट रेजोनेंस है तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा एरोमेटिक के बाद, एरोमेटिसिटी के बाद। तीसरी चीज़ हम देखेंगे कि जितने ज़्यादा रेजोनेंस उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। और चौथी चीज़, अगर कंजुगेशन है सिर्फ
तो हम देखेंगे कि लीनियर कंजुगेशन इज मोर स्टेबल देन क्रॉस कंजुगेशन। मोर द ओवरलैपिंग मोर इज़ द रेजोनेंस। अगली चीज़ क्या देखेंगे कि जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी उतनी ज़्यादा रेजोनेंस होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता ही है, नेगेटिव चार्ज अगर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे आता है तो वो ज़्यादा स्टेबल होता है, और पॉजिटिव चार्ज किस पे आना चाहिए, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे, तब वो ज़्यादा स्टेबल होता है। और इन सभी पॉइंट्स को हमें सीक्वेंस वाइज अप्लाई करना है। जो अभी हमने 6 पॉइंट्स पढ़े हैं उनको हम सीक्वेंस वाइज अप्लाई करेंगे। फर्स्ट था हमारा एरोमेटिक नेचर, एरोमेटिक, देन नॉन एरोमेटिक, और लास्ट में आएगा एंटी एरोमेटिक। उसके बाद था इक्विवेलेंट रेजोनेंस। इक्विवेलेंट रेजोनेंस के बाद हम रेजोनेंस देखेंगे कि मोर रेजोनेंस तो मोर एनर्जी रिलीज होएगी, ठीक है। और चौथी चीज़ हम कंजुगेशन देखेंगे, लीनियर कंजुगेशन इज मोर स्टेबल देन क्रॉस कंजुगेशन। उसके बाद ओवरलैपिंग, उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो चार्ज वाला। दोबारा सबसे पहले हम एरोमेटिक नेचर देखेंगे, एरोमेटिक, देन नॉन एरोमेटिक, और लास्ट में एंटी एरोमेटिक। उसके बाद हम देखेंगे इक्विवेलेंट रेजोनेंस। थर्ड चीज़ हम देखेंगे कि जितना ज़्यादा रेजोनेंस उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। चौथी चीज़ हम देखेंगे कि लीनियर कंजुगेशन इज मोर स्टेबल देन क्रॉस कंजुगेशन। और पांचवी चीज़ हम देखेंगे कि मोर ओवरलैपिंग हो रही है तो ज़्यादा रेजोनेंस वहाँ पे होगा, रेजोनेंस एनर्जी। और लास्ट चीज़ हम देखेंगे कि नेगेटिव चार्ज शुड बी मोर स्टेबल एट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल किस पे होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे। तो अब इन तीनों को देखो, यहाँ पे तीनों ही साइक्लिक हैं, प्लेनर है, कंजुगेशन है, वो चीज़ें छोड़ो। इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर 3 हैं तो ये क्या है, एरोमेटिक है। यहाँ पे 2 सिंगल बॉन्ड एक साथ आगे 3, तो यहाँ पे तो कंजुगेशन ही नहीं है, कंजुगेशन नहीं है तो ये तो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर्स 2 हैं यानी इवन है, तो ये एंटी एरोमेटिक। तो एरोमेटिक इज मोर स्टेबल देन नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक इज मोर स्टेबल देन एंटी एरोमेटिक। अगला देखो, यहाँ पे 1 पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 3 पाई इलेक्ट्रॉन है, दोनों ही साइक्लिक है, प्लेनर है, कंजुगेशन है। इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों का ही ऑड है, यानी दोनों ही एरोमेटिक है। अब एरोमेटिक के बाद हम क्या देखेंगे, एरोमेटिक के बाद हम देखेंगे इक्विवेलेंट रेजोनेंस। इक्विवेलेंट रेजोनेंस का कंसेप्ट यहाँ यूज़ नहीं हो रहा, पहले भी कार्बन पे मतलब नहीं हो रहा यहाँ पे यूज़। अगला चीज़ हम देखेंगे कि मोर रेजोनेंस तो मोर एनर्जी रिलीज। तो यहाँ पे ज़्यादा रेजोनेंस किस में हो रहा है, यहाँ पे ज़्यादा रेजोनेंस हो रहा है तो यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी। मतलब रेजोनेंस मतलब जैसे ये इधर शिफ्ट होगा, फिर ये इधर शिफ्ट होगा, तो इधर ज़्यादा रेजोनेंस शो होगा, तो यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी। क्रॉस, अब देखो यहाँ पे ये क्रॉस, अब पहले सारी चीज़ें चेक कर लेना, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, उसके बाद मोर रेजोनेंस, लेस रेजोनेंस। तो यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा, यहाँ पे तो क्रॉस कंजुगेशन हो रहा है। देखो इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, लेकिन यहाँ पे ये इसी साइड मूवमेंट होगी, तो ये लीनियर कंजुगेशन है, ये क्रॉस कंजुगेशन। और हमें पता है लीनियर कंजुगेशन इज मोर स्टेबल देन क्रॉस कंजुगेशन। अब यहाँ पे भी अब हर एक चीज़ चेक करते हुए आओगे ना, तो लास्ट में तुम्हें पता लगेगा कि ओवरलैपिंग से पता लगेगा इसका कि ये देखो कार्बन इज 2p, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखना, 1s2 2s2 2p, 1 2 3 4 5 6, 1s2 2s2 2p2, ठीक है। तो इसका 2p में आएगा लास्ट इलेक्ट्रॉन, इसका 3p में आएगा, इसका 2p और 4p में। तो 2 और 4 में ज़्यादा बड़ा डिफरेंस हो गया ना, तो ओवरलैपिंग अच्छे से नहीं हो पाएगी। लेकिन 2 और 3 में कम डिफरेंस है साइज़ में, 2p ऑर्बिटल और 3p ऑर्बिटल में कम डिफरेंस है साइज़ का, तो ओवरलैपिंग अच्छे से हो पाएगी। तो इसीलिए 2p और 3p में ओवरलैपिंग ज़्यादा, तो इसका मतलब रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा। अगला देखो, तीनों में रेजोनेंस शो हो रहा है, इसमें ज़्यादा रेजोनेंस, इसमें कम रेजोनेंस। ये तो एरोमेटिक ही है, 3 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, साइक्लिक है, प्लेनर है, कंजुगेशन है, तो एरोमेटिक तो सबसे ज़्यादा स्टेबल। अब इन दोनों को देखो, इसमें रेजोनेंस ज़्यादा, इसमें कम, तो मोर रेजोनेंस तो मोर एनर्जी रिलीज। अगला, इसमें 2 सिंगल बॉन्ड एक साथ आ गए, यानी कंजुगेशन नहीं है, कंजुगेशन नहीं है तो ये नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। नॉन एरोमेटिक ये वाला 3 पाई इलेक्ट्रॉन का पेयर है, तो यानी एरोमेटिक है। साइक्लिक प्लेनर कंजुगेशन वो तो है यहाँ पे, तो दिस इज मोर स्टेबल, एरोमेटिक इज मोर स्टेबल देन नॉन एरोमेटिक। अगला देखो, यहाँ नाइट्रोजन के लोन पेयर इस साइड भी जा सकते हैं, इस साइड भी जा सकते हैं, तो ये तो क्रॉस कंजुगेशन हो गया ये, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इसी साइड शिफ्टिंग होगी, तो ये लीनियर कंजुगेशन। और हमें पता है लीनियर कंजुगेशन इज मोर स्टेबल देन क्रॉस कंजुगेशन। लीनियर कंजुगेशन में ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी रिलीज होगी देन क्रॉस कंजुगेशन। ये 2p है, कार्बन भी 2p, कार्बन भी 2p, लेकिन सल्फर इज 3p, 2p, तो 2p और 2p के बीच में ओवरलैपिंग ज़्यादा अच्छे से होगी, तो रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा, स्टेबिलिटी ज़्यादा। लेकिन 3p और 2p में कम ओवरलैपिंग तो लेस रेजोनेंस एनर्जी रिलीज, एंड दिस इज लेस स्टेबल। आगे देखो नेक्स्ट एग्जांपल,
यहाँ पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है, यहाँ ब्रोमीन, यहाँ आयोडीन। तो ये क्लोरीन इज़ 3p, ब्रोमीन इज़ 4p और आयोडीन इज़ 5p। तो यहाँ पे 2p और 3p के बीच में ओवरलैपिंग होगी, यहाँ पे 2p और 4p के बीच में, यहाँ पे 2p और 5p के बीच में। तो 2 और 3 में कम डिफरेंस है साइज़ का, तो इसमें ओवरलैपिंग अच्छे से हो पाएगी। तो मोर इज़ द ओवरलैपिंग, मोर इज़ द रेजोनेंस एनर्जी, तो इसलिए ये ज़्यादा है और ये। अगला देखो, कार्बन और OH के बीच में ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p4, ठीक है। तो यहाँ पे 2p और 2p के बीच में, यहाँ पे 2p और 3p के बीच में, तो 2p और 2p के बीच में ओवरलैपिंग ज़्यादा अच्छे से होगी। तो दिस हैज़ मोर रेजोनेंस एनर्जी, मोर स्टेबल। इसमें एक ही रिंग है, इसमें 2 रिंग है, तो इसमें रेजोनेंस ज़्यादा होगी, इसमें कम होगी। मोर रेजोनेंस, तो मोर रेजोनेंस एनर्जी। बस ये ध्यान रखना कि फर्स्ट पॉइंट अगर पहले एरोमेटिक, जैसे हमने क्या बोला था कि उन पॉइंट्स को हमें सीक्वेंस वाइज अप्लाई करना है। तो ऐसा नहीं है कि आप एरोमेटिक की जगह सीधा ही आप आ जाओगे उस पर कि ये ओवरलैपिंग अच्छे से होएगी या नहीं। तो सीक्वेंस वाइज मन मन में सॉल्व करते चलो और देखते चलो कि ये पॉइंट अप्लाई नहीं हो रहा, नेक्स्ट पे चलो, ये नहीं अप्लाई हो रहा, नेक्स्ट पे चलो। तो ऐसे करके देखना है हमें। अब ये देखो, ये होता है इक्विवेलेंट रेजोनेंस। अब देखो यहाँ पे जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम इसका बनाएंगे तो ये इधर शिफ्ट होगा, ये इधर, तो ऊपर वाले ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यानी पहले भी ऑक्सीजन पे ही नेगेटिव चार्ज था, अब भी। तो ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, इक्विवेलेंट रेजोनेंस यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। लेकिन यहाँ पे ये इधर शिफ्ट, ये इधर शिफ्ट, तो बाद में जब इसका स्ट्रक्चर बनेगा तो कार्बन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, लेकिन पहले किस पे था, ऑक्सीजन पे। तो ये नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस है। तो इक्विवेलेंट रेजोनेंस इज मोर स्टेबल देन नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस। उसकी जो इक्विवेलेंट रेजोनेंस है वो उसकी रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होगी। अगला, हमें वैसे पता भी है ये बॉन्ड लेंथ का कि सिंगल बॉन्ड की लेंथ ज़्यादा होती है, डबल बॉन्ड की लेंथ कम होती है और ट्रिपल बॉन्ड की लेंथ सबसे कम होती है। तो देखो, सिंगल बॉन्ड की लेंथ सबसे ज़्यादा है, उसके बाद पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाएगा, उसके बाद डबल बॉन्ड, उसके बाद पार्शियल ट्रिपल बॉन्ड और उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल, पार्शियल, डबल मतलब एक तो ठीक है, ये पार्शियल है ऊपर वाला, तो उसके बाद प्योर डबल बॉन्ड, उसके बाद पार्शियल ट्रिपल और सबसे कम बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, ट्रिपल बॉन्ड की, क्योंकि वहाँ पे ओवरलैपिंग ज़्यादा हो जाएगी ना। अब देखो, इसमें कंपेयर करना है ये वाले बॉन्ड को, ये वाले बॉन्ड को। दिस इज सिंगल बॉन्ड, दिस इज डबल बॉन्ड, दिस इज ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड की लेंथ ज़्यादा, फिर उससे कम डबल की और सबसे कम ट्रिपल की। अब एक चीज़ ध्यान रखो, बिल्कुल मतलब कंफ्यूज होने की बात ही नहीं है, बहुत ईजी कंसेप्ट है, लगाओगे तो ईजिली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। देखो, हमारे पास कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें रेजोनेंस अप्लाई हो रहा है, तो रेजोनेंस अप्लाई हो रहा है तो हमें ये देखना है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मन मन में बना के देख लो। पहले स्टार्टिंग में प्रैक्टिस में आपको बना के भी देखना पड़ेगा, लेकिन बात तक आते आते आप मन मन में ऐसे देख लेना कि हाँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो रहा है। तो जैसे मान लो नीचे कार्बन है, ऊपर ऑक्सीजन है, बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, तो सिंगल से वो डबल में कन्वर्ट होने की कोशिश कर रहा है ना वो वाला बॉन्ड। तो अगर रेजोनेंस जब हम वहाँ पे अप्लाई होगा, अगर रेजोनेंस की वजह से सिंगल से डबल में कन्वर्ट होने की कोशिश कर रहा है, डबल में कन्वर्ट होने की कोशिश कर रहा है, यानी उसकी बॉन्ड लेंथ कम हो रही है, क्योंकि डबल की बॉन्ड लेंथ कम होती है, तो बॉन्ड लेंथ कम हो रही है। तो अगर वहाँ पे रेजोनेंस, जैसे 2 स्ट्रक्चर दिए हुए हैं हमें, दोनों में ही ऐसा हो रहा है, तो जिस स्ट्रक्चर में रेजोनेंस ज़्यादा, उसमें बॉन्ड लेंथ उतनी कम होगी, क्योंकि रेजोनेंस की वजह से एक चीज़, बस एक सिंपल सा पॉइंट है, याद रखो, अगर रेजोनेंस की वजह से बॉन्ड लेंथ कम हो रही है, ठीक है, तो उसको कम ही होना है, तो रेजोनेंस बढ़ेगी तो बॉन्ड लेंथ उतनी ज़्यादा कम होती जाएगी। आगे समझ में। अगला है, अगर रेजोनेंस की वजह से बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, तो रेजोनेंस बॉन्ड लेंथ को बढ़ा रहा है ना, तो अगर रेजोनेंस को हम बढ़ावा देंगे ना, तो बॉन्ड लेंथ को वो और ज़्यादा बढ़ाएगा। बस इतनी सी बात है कि अगर रेजोनेंस बॉन्ड लेंथ कम कर रहा है तो वो कम ही करता रहेगा, अगर वो बॉन्ड लेंथ को बढ़ा रहा है तो वो बढ़ाता रहेगा। मतलब रेजोनेंस को जब हम बढ़ावा देंगे तो वो जो कर रहा है वही करता रहेगा, यही लिखा हुआ है। अगर रेजोनेंस की वजह से बॉन्ड लेंथ, ये कोई ट्रिक नहीं है, ये कुछ बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है, बस सिंपल सा पॉइंट है, लॉजिक लगाओ और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर रेजोनेंस की वजह से बॉन्ड लेंथ कम हो रही है तो रेजोनेंस बढ़ेगा, तो क्योंकि वो बॉन्ड लेंथ को पहले ही कम कर रहा था, तो अगर रेजोनेंस को हम बढ़ावा देंगे ना तो बॉन्ड लेंथ को वो कम करता जाएगा। और अगर रेजोनेंस की वजह से बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है तो अगर रेजोनेंस को बढ़ावा देंगे तो वो बॉन्ड लेंथ को भी बढ़ा देगा और ज़्यादा। आगे देखो, एग्जाम्पल से देखते हैं इसको। ये देखो, जो जिस पे हाईलाइटर हुआ है ना, ये रेड वाला, इसको हमने देखना है। तो यहाँ पे देखो, ये सिंगल बॉन्ड है, ये भी सिंगल है, ये भी सारे सिंगल हैं। तो यहाँ पे देखो, ये इलेक्ट्रॉन का पेयर इधर शिफ्ट होगा, ठीक है,
अभी यहाँ पे तो रेजोनेंस, ये तो अभी प्योर सिंगल बॉन्ड ही है, तो ये तो प्योर सिंगल बॉन्ड हो गया, लेकिन अब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, तो यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो होंगे ना, तो ये इधर ऐसे, ये इधर शिफ्ट होगा, ये इधर शिफ्ट होगा, ये इधर। तो एक चीज़ देखो कि ये यहाँ शिफ्ट हो रहा है, यानी सिंगल बॉन्ड इज कन्वर्टिंग इनटू डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है, यानी डबल बॉन्ड की तो लेंथ छोटी होती है, यानी बॉन्ड लेंथ कम कर रहा है वो, तो रेजोनेंस बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ और कम हो जाएगी। तो इसमें सबसे ज़्यादा रेजोनेंस है तो उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम हो जाएगी, देन दिस, और इसमें तो है ही नहीं कोई मतलब कंजुगेशन। तो यही लिखा हुआ है, कार्बन क्लोरीन की बॉन्ड लेंथ कन्वर्ट हो रही है डबल बॉन्ड में रेजोनेंस की वजह से, तो बॉन्ड लेंथ वहाँ पे कम होगी, तो रेजोनेंस जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो बॉन्ड लेंथ और कम करता जाएगा वो। अगला देखो, ये इधर शिफ्ट होगा, फिर ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था ना, तो अगले स्ट्रक्चर में यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो जाएगा, और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो दोनों, पहले भी ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज था, अब भी ऑक्सीजन पे, तो A इक्वल टू बी, मतलब दोनों की बॉन्ड लेंथ, ये वाली बॉन्ड लेंथ और ये वाली बॉन्ड लेंथ सेम होगी। दीज आर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब आपको इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी थोड़ा और क्लियर होगा, आई होप। उसके बाद देखो, अब यहाँ पे देखो ये डबल बॉन्ड, क्योंकि एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि अगर कोई मल्टीपल बॉन्ड है, उसके साथ अगर कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हुआ है, जैसे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो वो क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा। तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं जनरली। तो जैसे देखो, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, तो डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो रहा है, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है। डबल बॉन्ड इज कन्वर्टिंग इनटू सिंगल बॉन्ड, यानी बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड की लेंथ ज़्यादा होती है ना, तो बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, तो रेजोनेंस बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा रेजोनेंस है, तो इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगी, फिर उससे कम उसकी, और सबसे कम बी की, तो ए, फिर सी, फिर बी, ये हो गया। अब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इसके लिए दोबारा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर जो हमने सीखा है वही अप्लाई करो। तो अगर कोई बॉन्ड लेंथ सिंगल है, खुद ही सोचो ना, अगर कोई बॉन्ड लेंथ सिंगल है उसको तोड़ना आसान है, डबल बॉन्ड को तोड़ना उतना ज़्यादा मुश्किल है, ट्रिपल को तोड़ना और भी मुश्किल है। तो लेंथ वाइज इसको कैसे कर सकते हो कि सिंगल बॉन्ड की लेंथ सबसे ज़्यादा है, लेंथ ज़्यादा है तो आसानी से तोड़ सकते हैं, आसानी से तोड़ सकते हैं मतलब एनर्जी कम लगेगी, तो लेंथ ज़्यादा तो एनर्जी कम। तो बॉन्ड लेंथ जितनी ज़्यादा होगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती क्या है, किसी भी बॉन्ड को डिसोशिएट करने के लिए एनर्जी, यानी बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी, दैट इज़ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी। तो ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जो अभी हमने ये सब कुछ देखा, लॉजिक देखा कि कैसे हम कंसेप्ट से ही बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर निकाल सकते हैं, तो वो सिंपल अप्लाई करो। और बॉन्ड, ये याद रखो कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। तो जो ऑर्डर बॉन्ड लेंथ का होगा उसका उल्टा ऑर्डर कर दो, वो ऑर्डर तुम्हारा हो जाएगा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का। तो यहीं तक करते हैं आज। अगला हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे और जीओसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच, आई होप इट विल हेल्प यू। अगर आपको कोई डाउट भी होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच एंड शेयर दिस वीडियो ऑल्सो।